नमस्कार। मैं ललन सिंह बाबू वीर कुंवर सिंह विचार मंच की ओर से आपसे आज मुखातिब हुआ हूँ। दुमका की बेटी और हमारी बेटी अंकिता, जिसे घर में ही पेट्रोल छिड़क कर एक वहशी दरिंदे के द्वारा जलाकर मार दिया गया। आज पूरा देश इस घटना से व्यथित है और जल रहा है और सड़कों पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह ऐसी घटना पहली बार हुई है और ऐसा भी नहीं है कि अब यह घटना नहीं घटेगी। इसलिए मैं आप सभी से यह वीडियो के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि सरकार का यह नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन नारा सार्थक करना है, तो हमें कुछ बिंदुओं पर गौर करना होगा। क्योंकि अंकिता को जब उसके घर में पेट्रोल छिड़क कर जलाया गया, उसके तुरंत बाद से बाबू वीर कुंवर सिंह विचार मंच, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करनी सेना, क्षत्रिय परिवार या अन्य कई संगठन उस परिवार की सहायता के लिए आगे आते रहे। जैसे ही यह सूचना हम सबको मिली, उस परिवार के साथ हम जुड़ गए। लेकिन जुड़ने के बाद जो पीड़ाएं और जो अव्यवस्थाएं नज़र आई, उन पर मैं आप सभी का और विशेष करके हमारे उन संवेदनहीन मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी इस प्रकार की हृदय विदारक घटना को आपके संज्ञान में आता है, तो कृपया कर कुछ भी बोलने से पहले आप छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी बैठक करते हैं। इस मुद्दे पर भी अगर आप एक बार प्रशासन और चिकित्सा व्यवस्था की बैठक बुला लेते तो इन बिंदुओं पर आपका ध्यान चला जाता। मैं आप लोगों को ने वो नहीं किया, इसलिए मैं वो कार्य कर रहा हूं और आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो के द्वारा, मेरे इस संदेश के द्वारा आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। चाहे वो सरकार में बैठे नेता और मंत्री हों या विपक्ष के नेता और मंत्री हों, सभी का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता तो शायद आज अंकिता हमारे बीच में रहती और शायद अंकिता के साथ ऐसा घटना नहीं होता। सबसे पहली चीज प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जब उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया और हम सभी ने देखा है, सभी नेताओं ने इस पर कई अपने विचार दिए हैं कि वो लड़का मुस्कुरा रहा था, उसके बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था कि उसने कुछ गलत किया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसे पता है कि उसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। कानून में इतने लूप होल हैं, कानून में इतनी कमियां हैं कि हो सकता है कि वह बाइज्जत बरी होकर के आए और फिर एक अंकिता को जलाए और फिर जेल जाए और फिर किसी का संरक्षण प्राप्त करके वापस आ जाए। इसीलिए उसके अंदर थोड़ी सी भी ग्लानि की भावना नहीं थी, थोड़ी सी भी डर की भावना नहीं थी और वह मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस घटना में विशेष करके अगर देखा जाए तो जैसे कि उसके परिवार ने बताया कि एक बार जब थाने में वो लोग गए तो वहां पर उन लोगों को समझा बुझा करके समझौता करा दिया गया और परिणाम क्या आया कि उस बेटी को जला दिया गया। क्या हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है? क्या हम ऐसा प्रशासनिक ढांचा नहीं बना सकते? क्या हम ऐसा कानून नहीं बना सकते? क्या हम ऐसा नियम नहीं बना सकते कि ऐसे लड़कों के मन में अगर एक बार पुलिस के नजर में आ गया तो डर पैदा हो जाए? दूसरी बात, उस बच्ची ने अस्पताल में मेरे सामने यह बताया कि वो लड़का और लड़कियों के साथ ऐसा करता था। तो वो हैबिचुअल था और हैबिचुअल इसलिए था कि हमारी जो प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था है उसे मालूम है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं है, वो उसे अपनी कठपुतली समझता है। जिसे कानून का डर होगा, जिसे भय सजा का डर होगा, जिसे भय होगा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरा, थाने में मैटर अगर सेटल नहीं होता, उस बच्ची के बात को या उसके पिता के बात को गौर से किया जाता तो शायद उस बच्ची को बचाया जा सकता था। उस बच्चे को अगर आप नहीं डरा सकते तो कम से कम ऐसे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं किया गया। तीसरा,
जब उस बच्ची को इलाज के लिए दुमका ले जाया गया और दुमका से फिर रांची लाया गया, इस दरमियान में कोई भी आईओ या पुलिस पदाधिकारी या कोई सरकारी पदाधिकारी इस घटना की संवेदनशीलता को नहीं महसूस किया और ना ही कभी मिल करके और उसके इलाज का और उस घटना के कारणों पर चर्चा किया। आज जब वह लड़की का हमारे बीच नहीं रही है, उसने अपना बलिदान दे दिया, उसके बाद तमाम राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और हम लोग भी अब सड़क पर हैं। जिस समय उस लड़की को और उसके परिवार को सहायता की जरूरत थी, कोई सामने नहीं आया। केवल अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, बाबू वीर कुंवर सिंह विचार मंच, करनी सेना और कुछ ऐसे सामाजिक संगठन जो इस मामले में संवेदनशील हैं, उन लोगों ने आकर के अपने प्रयास से जो संभव हुआ वो किया। लेकिन उसके बावजूद भी जब सरकार ने महसूस किया कि हमें अब इस मामले में कुछ करना चाहिए, तो सरकार ने अपनी असंवेदनशीलता को प्रदर्शित किया और 1 लाख रुपए का चेक, बच्ची का इलाज चल रहा था रांची के रिम्स में, लेकिन वो चेक दिया गया उस बच्ची के बुजुर्ग दादाजी को दुमका में। क्या सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है? सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है? सरकार के पास ऐसा साधन नहीं है कि उस बच्ची का इलाज जब रांची में चल रहा था तो उसे जो सहायता राशि थी इलाज के लिए वो रांची में ला करके दिया जाए? इससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार ने देखा कि चलो जल गई है, बच गई तो बच गई, मर जाएगी तो मर जाएगी, एक आम घटना है। और आज हमें न्यूज और मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह भाषण सुनने मिल रहा है कि सरकार इस मामले में संवेदनशील है। अगर आप संवेदनशील थे तो क्या वह सहायता राशि उसको दुमका में देने के बजाय रांची में नहीं दिया जा सकता था? तीसरी चीज, कोई भी नेता पक्ष का हो, प्रतिपक्ष का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता ने जरूरत नहीं समझा कि एक बार उस पीड़ित परिवार के पास पहुंच करके उस बच्ची का हालचाल पूछा जाए या उस परिवार का हालचाल पूछा जाए। जब वह परिवार रांची पहुंचा था तो उसकी जो सबसे आवश्यक जरूरतें थी, ना उनके पास खाने के लिए पैसा था, ना उनके पास दवाई के लिए पैसा था, ना उस हॉस्पिटल में जो एसी और पंखा चल रहा था तो उस बच्ची के लिए एक पंखे की व्यवस्था करने की व्यवस्था थी। उस बच्ची को उन लोगों ने जो जल्दबाजी में घर से कपड़ा या चादर लेके आए थे मोटे मोटे, वो ओढ़ा रखे थे। उनके पास ये स्थिति नहीं थी कि एक पतला चादर हम उसको दे सके। और ऐसी स्थिति में एक भी संवेदनशील नेता या मंत्री या विधायक या सांसद इस मामले में कभी भी वहां जाकर के हालचाल लेने की कोशिश नहीं की। हम लोगों ने जब अपने जानकार विधायक जिनसे हम संपर्क कर सकते थे उनसे संपर्क किया तो माननीय सरजू राय जी ने रिम्स डायरेक्टर को फोन भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय अखिलेश सिंह जी ने भी संपर्क किया और उसके बावजूद भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो दावा कर रहे हैं उन दावा का पोल कैसे खुलता है? आप इसे समझें कि सबसे पहला जलने के बाद उस लड़की को उसके घर से टोटो के ऊपर कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ये जो बैटरी वाली रिक्शा चलती है वो भी खुद का व्यवस्था करके पीड़ित के पिताजी ने उसे अस्पताल तक पहुंचाया। दुमका में जब पहुंची तो वहां डॉक्टरों ने उसे मोर देन 90% बर्न बताया, लेकिन जब उसे रिम्स में लाया गया तो वही चिकित्सा का पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों ने 40 to 45% बर्न बताया। इतना विरोधाभास कैसे आया? क्या आपकी चिकित्सा व्यवस्था में इतना 5%, 10%, 20% का अंतर आ सकता है? सीधा 50% का अंतर आ रहा है। एक जगह 40-45% बर्न बताया जा रहा है, एक जगह 90% से अधिक बताया जा रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके चिकित्सक को ये अंतर में भी समझने का क्षमता नहीं है? तो ऐसे चिकित्सकों को रखने की क्या फायदा है और ढोंग करने का कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बहुत सुंदर दे रहे हैं और हम संवेदनशील हैं। तीसरी चीज, जब उस बच्ची को दुमका से रिम्स लाना था तब भी हमारे चिकित्सक, चाहे दुमका के उतने बड़े हॉस्पिटल का आप खर्च उठा रहे हो, मुझे मालूम है और आप सभी को मालूम होगा कि वहाँ
कई एम्बुलेंस सड़ रहे होंगे, जिसमें ड्राइवर नहीं होंगे, जिसमें चक्का नहीं होगा, जिसमें जो चल भी रहा होगा, लेकिन वो आप लोगों की सुविधा के लिए था। उस बच्ची के पिता ने जैसे तैसे जिससे तिससे आग्रह किया, तब जा करके उस बच्ची को रात में 9:30 बजे दुमका से लेकर के चले। क्या ये व्यवस्था नहीं हो सकती थी? आप कह रहे हैं कि हम बहुत संवेदनशील हैं, इस मामला को लेकर के कहीं कोताही नहीं हुई। क्या एक एम्बुलेंस नहीं झारखंड सरकार उपलब्ध करा सकती है? आपका चिकित्सा व्यवस्था इतना कमजोर है। और जब वो उस बच्ची को रिम्स में लाया गया, सुबह 4:30 बजे वो रिम्स में पहुंची है, तो उसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय कल एक नेशनल मीडिया पे बोल रहे थे कि बच्ची की ये अवस्था नहीं थी कि उसे हम दूसरे जगह शिफ्ट कर सके, उसका कंडीशन बहुत क्रिटिकल था, हम लोग स्टेबल होने का इंतजार कर रहे थे। मंत्री महोदय, एक अदना सा अनपढ़ अज्ञानी आदमी समझ सकता है, कृपया आप इसकी जानकारी ले लें कि उस बच्ची को जब लाया गया उस समय से जिस समय उसकी मृत्यु हुई, तब तक उसे बर्न वार्ड में बेड नंबर 2026 पर रखा गया, ना कि आईसीयू में रखा गया। अगर आपकी बात को मान ले कि उसका कंडीशन क्रिटिकल था, तो क्यों नहीं आईसीयू में रखा गया? और अगर क्रिटिकल नहीं था तो क्यों नहीं उसे शिफ्ट किया गया? इसका भी जवाब हमें ढूंढना होगा। और अगर आप कह रहे हैं कि वार्ड में और इलाज में कोई कमी नहीं हुई, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस वार्ड में दिखाने के लिए एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, लेकिन जब वो बच्ची को लेकर के हम उस वार्ड के बेड पे गए, वो जलन से तड़प रही थी। पंखा चलाने का कोशिश किया गया तो पूरे वार्ड में सिर्फ एक पंखा चल रहा था, आपका सारा का सारा एसी और पंखा सिर्फ दिखाने के लिए था। अंकिता की बात छोड़िए, आज भी वहां पर हंटरगंज की एक बच्ची जो उससे भी ज्यादा जली हुई है, जिसे 2 लीटर एसिड से जलाया गया है, उसके साथ भी यही हो रहा है। अगर आप अब भी अगर संवेदनशील हैं तो उस एसी और पंखा को ठीक करा लीजिए। अगर नहीं करा पाते हैं तो हम लोगों से चंदा मांगिए, हम लोगों को जिम्मा दीजिए, हम लोग जाके करवा देंगे। लेकिन ऐसी असंवेदनशील बात मत कीजिए कि वहां इलाज में कोई कमी नहीं थी। आप तो एक एसी और पंखा का इंतजाम नहीं कर पाए, पंखा भी खरीद करके हम लोगों ने वहां, हमारे संगठन के साथियों ने, अन्य संगठन के साथियों ने उपलब्ध कराया। आप एक चादर के व्यवस्था उस बच्ची के ओढ़ने के लिए नहीं कर पाए, उसको ओढ़ने के लिए चादर की व्यवस्था भी हम लोगों ने करवा पाया। चलिए, ये तो थी नॉन मेडिकल चीज। सबसे बड़ी बात है, आप जांच कराइए, आप खुद इसको जांचिए, आप खुद जा करके एक बार उस लड़की के बीएसटी को देखिए, उस अंकिता के पूरे इलाज प्रक्रिया को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं और आप जो जिनके भरोसे बोल रहे हैं उनका काम कैसा है। आपके जो वहां रिम्स में चिकित्सक या पूरा जो चिकित्सा व्यवस्था है वो कितना कमजोर है कि आपको तो बोलने में शर्म आनी चाहिए कि उस बच्ची का सीबीसी या अन्य जांच केवल इसलिए नहीं हो पा रहा था कि उसका सैंपल नहीं निकल पा रहा था। मेडाल के 2 लड़के मेरे सामने कोशिश किए, 1 ml से अधिक ब्लड नहीं निकाल पाए, उन्होंने बोला दूसरा को भेज रहे हैं, लेकिन दूसरा पूरी रात नहीं आया, दूसरे पूरे दिन नहीं आया। जब हमें पता चला कि इसका अभी तक सैंपल नहीं निकला है, फिर हम लोग दौड़े इधर उधर, बात किए, बहुत जद्दोजहद के बाद एक महिला डॉक्टर आई और उन्होंने सैंपल निकाल करके दिया। और वो भी सैंपल जब लैब में पहुंचाया गया तो वहां से सीबीसी का रिपोर्ट नहीं आया महोदय, क्योंकि वो सैंपल जम गया था। और आप कहते हैं कि हम संवेदनशील थे और इलाज में कोई कोताही नहीं हुई। तो ये क्या हुआ कि एक बच्ची जो कि 90% से अधिक जली हुई थी, या आपके उससे भी काबिल डॉक्टर की बात मान ले 45% जली हुई थी, उसका जांच भी 3 दिन तक केवल इसलिए नहीं हो पा रहा था कि आपके पास एक सैंपल निकालने का व्यवस्था नहीं है। और आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई कोताही नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई। इसके बाद मरने के पहले उस बच्ची ने 6:30 बजे मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था। एकदम लग रहा था कि अब वो बच्ची बच जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। 7, 7:30 बजे से वो बेचैन होने लगी। वो अपने दर्द और जलन के कारण इरिटेट हो रही थी, वो बेचैनी में कुछ कुछ बोल रही थी। आपके महान डॉक्टरों ने उसे साइको डिक्लेयर कर दिया, पागल डिक्लेयर कर दिया, और साइकेट्रिक को कॉल किया, बोला आप साइकेट्रिक आकर के देखेंगे। और आपकी इस महान स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिए कि जब हमने बोला कि साइकेट्रिक को बुलाया जाए, दिखाया जाए, बच्ची बहुत बेचैन है,
तो बोले कि आज तो अब शनिवार का रात हो गया है, कल भी नहीं आएंगे, सोमवार को आएंगे। और आप इस चिकित्सा व्यवस्था के ऊपर दावा कर रहे हैं कि बच्ची के इलाज में कोई कोताही नहीं हुई है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप इतने बड़े पद पर बैठ करके कुछ भी बोलने से पहले सोचें, समझें और जानें कि वास्तविकता क्या है। और अगर इन वास्तविकताओं के बारे में थोड़ा सा भी संशय है, आप हमें मौका दें, हम आपको रिम्स में ये सारी चीजें प्रमाणित करके बताएंगे कि ये सारी चीजें हुई है और उस बच्ची का जान लिया गया है। वो बच्ची मरी नहीं है, उसे मारा गया है। इन सब हमारी व्यवस्थाओं का बलि चढ़ी है। वो शाहरुख ने तो उसे सिर्फ जलाया था, हमने तड़पाया है उसको, हमने इलाज के लिए मोहताज किया है। और हमें कहा जा रहा है कि हमें बताया जा रहा है कि इलाज में कोई कमी नहीं हुई है। मैं अभी भी मांग करता हूं कि आप जो है ऐसी व्यवस्था के ऊपर दावा करना छोड़ दें। आप हो या कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, बाबू वीर कुंवर सिंह विचार मंच या भारत की आम जनता यह निवेदन करती है कि इस तरह के संवेदनशील मामले में आपकी जो संवेदनशीलता दिख रही है, तो आम मरीज की क्या हालत होती होगी इसकी आप कल्पना करें। एक बार ठंडे दिमाग से सोचे तो हो सकता है कि आप ऐसे असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल और ऐसे असंवेदनशील बयान नहीं देंगे। और हम केवल यह आपको आग्रह नहीं कर रहे, केवल यह आपको बता नहीं रहे महोदय, अब हम अभियान चलाएंगे। हमारे एक एक नागरिक, हमारे एक एक भाई, हमारा संगठन का एक एक सदस्य अब इन चीजों पे ध्यान देगा और रोज आपको ऐसे ही संदेश देंगे। आप अपनी संवेदनशीलता को जगाइए, या आपकी संवेदनशीलता मर गई है तो किसी और को मौका दीजिए, लेकिन कृपया करके ऐसी स्थिति दोबारा ना आने दीजिए कि हमारी अंकिता जो है, अगर किसी वहशी ने उसे जला दिया है तो हमारी व्यवस्था के कारण वो तड़प तड़प करके मर जाए, वो पागल घोषित कर दी जाए क्योंकि उसे पीड़ा हो रही थी, वो बेचैन थी इसलिए उसे पागल घोषित कर दिया जाए। ऐसा मत कीजिए महोदय, ये बहुत ही शर्मनाक है। मुझे शर्म आती है ऐसे राज्य के नागरिक होने के लिए, कहलाने के लिए, और आपको शर्म आती है या आप लोगों को शर्म आती है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि मैं ऐसे राज्य का नागरिक हूं जहां की व्यवस्था इतनी लचर है कि एक बच्ची को तड़पा तड़पा करके मार दिया जाता है, और जहां जिस देश में ऐसा कानून है कि मारने वाला जो है जेल जाते समय मुस्कुराता है कि मैं तो बच ही जाऊंगा, मुझे जो करना था मैंने कर दिया है। इसलिए मैं सभी नेताओं और मंत्रियों से निवेदन करता हूं कि अगर अंकिता को सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो इन बिंदुओं पर एक ऐसा नियम बनाएं, ऐसा कानून बनाएं कि दोबारा किसी अंकिता को तो छोड़िए, किसी भी आम बहू, बेटी या नागरिक को कोई परेशानी नहीं हो और उसे जो है इस प्रकार की प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़े। अगर मेरे किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको एहसास हो कि हमारा और हमारे राज्य का कानून व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था का क्या हाल है। और मैं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग इस संदेश को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि हर नागरिक के पास इस वीडियो को भेजें। अंकिता के लिए आज हम लड़ रहे हैं। अंकिता का मामला एक मामला नहीं है, ऐसी प्रताड़ना और ऐसी कानून व्यवस्था हमारे देश की है। हमें इसे बदलने की जरूरत है, ऐसे नेताओं को जगाने की जरूरत है जो कि इस कानून व्यवस्था को कहते हैं कि बहुत बेस्ट कानून व्यवस्था है। हाँ, कहीं कोई कमी नहीं हुई और कहीं कोई असंवेदनशीलता नहीं हुई है। इसलिए सभी लोग मिल करके इस अभियान में मेरा साथ दें और अंकिता को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बातों को इतनी गौर से सुना। लेकिन यह धन्यवाद और आभार तभी सार्थक होगा जबकि आप यह बात सुन करके औरों को भी इससे अवगत कराएं, इस बताएं कि ये सच्चाई है हमारे देश की, हमारे राज्य की, और हम इसे बदलने के लिए रोज प्रयासरत रहेंगे। चाहे जिस स्तर तक जाना पड़े, जितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे सभी नेताओं मंत्रियों से हमें बैर लेना पड़े, सभी प्रशासन से बैर लेना पड़े, हम लेंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह विचार मंच, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करनी सेना, क्षत्रिय परिवार या अन्य सामाजिक जितने भी संगठन हैं, ये सभी इस लड़ाई को
केवल अंकिता के परिवार के मुआवजे तक सीमित ना रहने दे। इन सभी बिंदुओं को पर भी अपनी लड़ाई जारी रखे। आप सबसे निवेदन है कि जितनी आग आज अंकिता के कारण हमारे मन में जगी है, अगर वो आग को वास्तव में शांत करना है तो इन सब चीज़ों को सुधारने पर जोर देना होगा, और जब तक ये नहीं सुधरता है हमें आंदोलन करता रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।